हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। क्लास नाइन्थ का सिलेबस चल रहा है और क्लास नाइन्थ में बेटा हमारे इस टॉपिक का नाम है बेटा साउंड, है ना बेटा। तो बेटा साउंड क्या होता है? तो बेटा साउंड इज अ एनर्जी। साउंड इज अ एनर्जी होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये एनर्जी का टाइप है। ये बेटा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है ना। आपके कानों में मेरी मुंह से भेजी गई एनर्जी जो है, ये जो है हमारी एनर्जी जो है आपके कानों में आ रही है। यहाँ पर आपके कान हैं और आप कान लगा के हमारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है ना। और एक कान से लेते हैं, दूसरे कान से निकाल भी देते हैं, ये भी हमें पता है। तो ये बेटा ये जो आपके पास कानों में जो हियरिंग आपको मिल रही है, वो मेरी इस एनर्जी की वजह से मिल रही है। और इस एनर्जी को जो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल कर रही है, इसको बोलते हैं क्या बेटा? साउंड। क्या बोलते हैं बेटा? साउंड। अगर आप बेटा एक एक्सपेरिमेंट करें, आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप एक इलेक्ट्रिक बेल, तो बेटा देखिए क्या होता है कि आप बेटा ये जो साउंड वेव है, अगर आप यदि स्पेस में चले जाएंगे और आप यहाँ पे हैं और आपका दोस्त यहाँ पे है और आप बहुत जोर जोर से अगर चिल्लाएंगे बेटा, तो स्पेस में आपके दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। स्पेस में आपके दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बेटा स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है। तो बेटा यहाँ पर वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि साउंड वेव कौन सी वेव है बेटा? मैकेनिकल वेव है। तो ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है, उस वेव को कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। सबको बोलना पड़ेगा, कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। क्योंकि जो वेव मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वेव में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम मतलब बेटा जो दो दो चीजों के बीच में, एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में कुछ भरा हो, कुछ क्या हो? भरा हो, है ना। हवा भरी हो, पानी भरी हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो भी भरे हुए हैं, तो यहाँ पर बेटा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और एस जो वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो जब आप यहाँ पे साउंड क्रिएट करते हैं, तो साउंड जो होता है मैकेनिकल वेव है, इसलिए मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करता है। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो हुआ करता है वो एनर्जी का फॉर्म हुआ करता है। अब बात करते हैं कि वेव क्या है। वेव क्या है? व्हाट इज वेव? साउंड का पूरा नाम है साउंड वेव। साउंड का पूरा नाम है साउंड वेव। साउंड वेव बेटा, साउंड अकेला नहीं है, साउंड का पूरा नाम है साउंड वेव। अब आपने बताया सर साउंड तो ठीक है, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये तो हमें समझ में आ गई सर बात। मगर सर ये वेव नेचर इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? ये वेव शब्द इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? तो बेटा जो साउंड है ना, उसके चलने का जो तरीका है बेटा, उसको बोलते हैं वेव। तो व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। वेव इज अ टाइप ऑफ, हाँ, प्रोपोगेशन, चलने का तरीका, टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। आप ये समझ लीजिए वेव एक चलने का तरीका है। अच्छा, वेव किसके चलने का तरीका है? एनर्जी के चलने का तरीका है। किसके चलने का तरीका? एनर्जी। ओके। So what is wave? Wave is a type of propagation of energy. Wave is a type of propagation of energy. तो कोई आपसे पूछे कि what is wave? Wave क्या है? तो wave is a type of propagation of energy. Propagation of energy. बेटा अभी बहुत साल पहले सुनामी आई थी, आप लोगों ने सुनामी का नाम सुना कि नहीं सुना? सुनामी का नाम सुना। जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसके पहले इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। इतनी तेज सुनामी थी बेटा कि इंडिया तक पहुंच गई थी, है ना। 4,000 किलोमीटर दूर इंडिया तक पहुंच गई थी, इतनी बड़ी सुनामी आई थी। तो बेटा क्या हुआ था, इंडोनेशिया के पास में बेटा समंदर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। क्या आया बेटा? बहुत बड़ा भूकंप। आपको पता होगा बेटा भूकंप से बेटा वेव निकलती है, उस वेव को बोलते हैं सीस्मिक वेव, कंप्रेशनल वेव निकलती है बेटा भूकंप से। मतलब साउंड के तरीके का ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वहां से बेटा बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की क्या निकलती है? वेव निकलती है। तो बेटा यहाँ इसके ऊपर क्या था? बहुत बड़ा पानी था। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या था बेटा? पानी था। और जब बेटा यहाँ से तरंगे निकली, तो इन्होंने क्या किया बेटा? पानी को उठा दिया। पानी को क्या कर दिया? उठा दिया। अब बेटा यहाँ का पानी उठा, जब बेटा यहाँ का पानी दबा, तो इसने आगे वाले पानी को उठाया।
आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी कर सकते हो बेटा। एक बड़े से परात में ले लेना पानी को, समझ गए ना, और यहां से एक कार्डबोर्ड से धक्का दे देना इधर का पानी। आप देखना यहाँ का पानी पहले उठेगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ का पानी फिर ऐसे 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 जाते हुए फिर यहाँ टकराएगा और ये पानी आएगा। तो मतलब इस तरीके से तो क्या हो रहा था, बार बार वेव्स आगे पीछे हो रही थी, और जितने बार वेव आगे पीछे हो रही थी, जैसे मान लो यहाँ पर इंडोनेशिया था, तो ये पहली वेव गई तो इसने जाकर के पहले एक इंडोनेशिया को एक बार धो दिया, फिर दूसरी वेव गई फिर इसने भी जाकर के नहला दिया, तो ऐसे इंडोनेशिया 2-3 बार नहा लिया, समझ गए, और पानी पूरा उसके ऊपर से एक बार निकल गया। तो ये कहलाती है बेटा सुनामी वेव। तो बेटा जब वेव बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है ना, बहुत खतरनाक हो जाती है, ठीक है ना। अब वेव के कई पार्ट होते हैं कि वेव में क्या खतरनाक है, वो हम धीरे धीरे बात पे आएंगे। पहले तो हम पढ़ रहे थे कि वेव क्या होती है। तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए ना। मेरे को वेव का एक बहुत बढ़िया मस्त एग्जांपल आता है जो मुझे कभी नहीं भूलता। जो सांप होता है बेटा, सांप जैसे यहां से चला और यहाँ पे बेटा एक फ्रॉग बैठा हुआ है, यहाँ पे एक फ्रॉग बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा दी मैंने, कोई बात नहीं, चिड़िया को खिला देते हैं आज। तो बेटा यहाँ पे ये सांप बैठा हुआ है और ये चिड़िया बैठी हुई है, उड़ नहीं सकती, इसके पंख नोच लिए गए हैं बेचारी के। तो यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, अब सांप को बेटा इस चिड़िया को खाना है। तो बताओ बेटा ये सांप जो है ये सीधे आकर के खाएगा कि इस तरीके से चल के आएगा? इस तरीके से, आपको पता है कि सांप को ऐसे ही चलना पड़ेगा, राइट, ये नो, है ना, इसी तरीके से चल के आएगा, इस तरीके से। तो ये बेटा क्या है, इसका सांप का चलने का तरीका है, वे ऑफ प्रोपोगेशन है। क्या है? वे ऑफ प्रोपोगेशन है ना। तो सांप इसी तरीके से चल सकता है, वो इस तरीके से नहीं चल सकता है, क्योंकि अपनी बॉडी को शल्क से घसीटता है। इस वजह से थोड़ा जब बॉडी इकट्ठा आती है तो पीछे हो जाती है वाली, तो इकट्ठा हो जाती है, गोल बन जाता है ऐसा। तो ये वे ऑफ प्रोपोगेशन है, स्टाइल है चलने का। तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ स्टाइल ऑफ प्रोपोगेशन। एनर्जी के चलने का क्या है बेटा? स्टाइल है। समझ में आ गया? तो बस इसमें इतनी ही बात करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर, साउंड वेव चैप्टर के अंदर चलते हैं। व्हाट इज वेव? तो अच्छा, अब वेव के बारे में थोड़ा जान लो। साउंड वेव की तो बात कर ली, वेव के बारे में थोड़ा और चीज जान लो बेटा। देखो, पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कहीं पर एनर्जी जो है, बहुत अच्छे से समझना, आज की क्लास बहुत इंटेंस वाली होने वाली है, कठिन क्लास है आज की। अगर बच्चों मैंने कहा कि एनर्जी अगर वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एनर्जी जो है अगर वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो मेरा सवाल है आपसे, नंबर 1, बताइए क्या वो जिस मीडियम से जाएगी उस मीडियम के पार्टिकल क्या अपनी जगह छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? लीव देयर पोजीशन, लीव देयर पोजीशन, यस और नो। क्या वो परमानेंटली अपनी पोजीशन छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, परमानेंटली अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो वेव जो होती है, वेव एक ऐसा तरीका है एनर्जी प्रोपोगेशन में जिसमें मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता, जिसमें मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता। क्लियर है भाई युवराज? मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता। देखो कैसे बेटा, जैसे आपने यहाँ पे एक धागा ले लिया और धागा यहाँ पे बांध दिया दो फिक्स एंड के बीच में। अब बेटा आपने इस धागे को जो है ना यहाँ पे एक बहुत जोर का जर्क दिया, तो जैसे ही बेटा आप यहाँ पे जर्क दोगे तो ये वाला पॉइंट बेटा नीचे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा? और इस तरीके से बेटा ये जो डिस्टरबेंस है ये जा करके और लास्ट में तुम पहचान के लिए एक छोटा सा रिबन लगा दो यहाँ पे ब्लू कलर का। बताओ जैसे ये जर्क यहाँ पे जाएगा ये रिबन हिलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलो हाँ, है ना। आप ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए होगे बचपन में, जो कपड़े की डोरी, कपड़े टांगने वाली डोरी जो सूखी रहती है उसमें खुद ही लटक जाते होगे, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, अगर आप एक रिबन बांध दो और एक एंड पर अगर आप जर्क दो तो दूसरे एंड पे अपने आप क्या आता है? जर्क आता है। आता कि नहीं आता है? तो इसका मतलब अब मुझे बताइए कि ये जो डोरी थी, रस्सी थी, क्या यहाँ वाली रस्सी का मांस खिसक करके उधर चला गया कि नहीं चला गया? कौन कह रहा है चला गया? बिल्कुल नहीं गया। अरे भाई मांस की तो बात हो रही है, तो मैं मांस ही तो कह रहा हूं। क्या रस्सी का मांस यहाँ पर जितने किलो की रस्सी थी, क्या यहाँ का 4 किलो जाकर के यहाँ 14 किलो बना दिया क्या? कि यहाँ की रस्सी पतली हो गई, बोले इधर से इधर चले जाओ सब? नो। मतलब वेव्स में कभी भी मास ट्रांसफर नहीं होता, केवल क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी। क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं अपने गले से बोल रहा हूँ, आप तक मेरी एनर्जी पहुंच रही है ना, नहीं पहुंच रही है?
अब बताओ इस क्लास के बाद क्या मेरा वजन 4 किलोग्राम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि भाई मेरा यहाँ से मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैं केवल आपको अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, समझ गए ना? यहाँ से एनर्जी बेटा ट्रांसफर हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सो ये हो गया। सो वेव के बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज वेव। अब आइए देखते हैं वेव क्या है। सो अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। वेव क्या बेटा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेटा मीडियम में डिस्टरबेंस हो रहा है। मीडियम में क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस। आप देखिए मैं मीडियम में क्या डिस्टरबेंस कर रहा हूँ। ये मेरी नाक है, कुछ बड़ी हो गई नाक, और ये मेरा, अरे भाई चलो ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये जो है मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया मीडियम में, ये गला आ गया मेरा, और यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया हेलो हेलो। अब देखो बेटा बड़े तौर पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से हेलो हेलो बोला, देखिए यहाँ पर शुरुआत में पार्टिकल थे, इवनली फैले हुए थे, इस तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? अब जैसे ही मैंने यहां से बोला, कुछ बोला मैंने यहां से, तो यहां से मैंने क्या क्रिएट किया बेटा? प्रेशर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया बेटा? प्रेशर। अब मेरे पास के जो मुंह के एकदम पास के पार्टिकल हैं, वो अपने आगे वाले पार्टिकल को क्या देंगे बेटा? धक्का देंगे। क्या देंगे बेटा? धक्का देंगे। अब ये धक्का बेटा जो है, ये धक्का यहां तक बेटा पूरे पार्टिकल बैठे हुए हैं, पूरे पार्टिकल बैठे हुए हैं, बैठे नहीं होते एक्चुअली, चल रहे होते हैं, और हर जगह पार्टिकल ही पार्टिकल होते हैं। तो बेटा मैंने जैसे बोला का, तो ये मेरा पार्टिकल, ये जो का धक्का निकला है बेटा, पहले इधर पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेरा का यहाँ पर जनरेट हो गया। फिर बेटा ये का जो है चल करके आगे आ गया, फिर ये धक्का का क्रिएट हो गया। फिर ये बेटा प्रेशर यहाँ पे आ गया का, और इस प्रेशर की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है बेटा? का। समझ में आ रहा है? इस ऐसे चलते 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 बेटा ये प्रेशर मेरा यहां तक ट्रेवल कर गया, राइट? ये प्रेशर मेरा यहां तक ट्रेवल कर गया। तो अब देखो ध्यान से बेटा, जैसे ये प्रेशर मेरा आगे जाएगा, तो आगे वाले जो पार्टिकल है वो पास पास में आ जाएंगे बेटा, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? जब ये कंप्रेशन अगले में जाएगा तो पीछे वाले राहत की सांस लेंगे, हाय राम आपदा टली। तो जैसे ये लोग फिर से ये प्रेशर आगे जाएगा तो पीछे वाले रिलैक्स हो जाएंगे। पीछे वाले क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। जैसे समुद्र की तरंगे आगे आती हैं और फिर पीछे चली जाती हैं, समझ गए ना? तो एक बार धक्का मारती है, एक बार पीछे जाती हैं। तो आगे आया तो कंप्रेशन, और पीछे आ गया तो रेयर फ्रैक्शन। समझ गए ना? तो आगे आना मतलब डेंसिटी का बढ़ जाना, और पीछे आना मतलब डेंसिटी का कम हो जाना। ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा पहले कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, और इस तरीके से चलते चलते ये फाइनली वाइब्रेशन आपके कान में टकराएगा। समझ में आया? और मैंने अगर साउंड का क्रिएट किया था, तो आपके कान में जो पर्दा लगा हुआ है बेटा, जो ड्रम लगा हुआ है, ईयर ड्रम, समझ गए? उसमें ये जो वेव टकराएगी, वो भी साउंड क्या क्रिएट करेगी बेटा? का। अगर आपके कान के पर्दे फट जाएं, मैं ढोल बजाते रहूं यहाँ पर, आपको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ना आपको का सुनाई देगा, ना खा सुनाई देगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि बेटा आपके कान के पर्दे ही नहीं है, मतलब वहां पे वाइब्रेशन जाएगा, वाइब्रेशन बनेगा ही नहीं, वाइब्रेशन बनेगा ही नहीं। जैसे आप साउंड बॉक्स में साउंड बॉक्स को फाड़ दो और कितना तेज डीजे बजा लो, कोई उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? चलिए, तो बेटा व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है बेटा? डिस्टरबेंस होती है। वेव क्या होती है? डिस्टरबेंस। भैया कहाँ का डिस्टरबेंस? मीडियम का। किसका? मीडियम का। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। तो वेव जो होती है वो डिस्टरबेंस होती है मीडियम के अंदर, विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट एंड कैरीज, क्या कैरी? एनर्जी कैरी करती है, विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है। पार्टिकल का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है। स्कूल में लंबी लाइन लगती है, प्रेयर के लिए आप लोग खड़े होते हैं लाइन से, कतार से, समझ गए? किसी दिन किसी बच्चे को मजाक सूझा कि चलो सबसे आगे सर खड़े हुए हैं, और सबसे आगे वाले बच्चे को शिक्षक के चरणों में गिरा देते हैं। तो यहां से क्या किया? पीछे वाले ने धक्का मार दिया। पीछे वाले ने क्या मार दिया? धक्का। ये धक्का कहाँ गया? आगे। बोलो यस और नो। जैसे इसका धक्का आगे गया, ये चैन से हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब ये डिस्टर्ब हुआ, इसके बाद ये डिस्टर्ब, इसके बाद ये डिस्टर्ब, फिर ये डिस्टर्ब, करते 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 फाइनली धक्का किसको मिला? सामने वाले को, और वो नीचे जा करके गिर गया। समझ में आ गया?
क्लियर हो गया? ये आपने बहुत महसूस किया होगा। तो ये बेटा देखो, अब ये बताओ कि क्या सब कुछ होने के बाद ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कोई भी बीच वाला पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली गया क्या? गई है, धक्का गया है। समझ गए ना? तो एनर्जी यहां से यहां जो इसने वर्क किया, ये वर्क यहां से यहां ट्रांसफर हो गया है। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वर्क, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, विदाउट मूवमेंट ऑफ द which particle? Medium particle. Which particle? दिस इज कॉल्ड वेव। बच्चों वेव दो तरीके की होती हैं। अब हम दो तरीके की वेव पढ़ने वाले हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ वेव्स। सो वी आर मूविंग टू लर्न टाइप ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव्स, टाइप ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वेव्स बेटा दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक वेव होती है जिसमें बेटा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिसमें रास्ते की जरूरत होती है, जिसमें रास्ते की जरूरत होती है, पाथ की जरूरत, रास्ते की जरूरत होती है। तो बेटा ऐसी वेव जिसमें आपको मूवमेंट के लिए मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड। बेटा ऐसी वेव को जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव बेटा? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसमें मीडियम की रिक्वायर होती है। एग्जाम्पल कौन सी वेव बेटा? धागे वाली वेव या डोरे वाली वेव या रस्सी वाली वेव, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेव। कौन सी वेव? स्ट्रिंग वेव। ठीक है ना? तो इसमें बेटा मैकेनिकल वेव की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें यहाँ मैकेनिकल वेव होती है क्योंकि इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और बताओ, पानी में पत्थर मारा हमने तो बहुत मारा, वाटर वेव। कौन सी वेव बेटा? वाटर वेव, है ना? पानी के किनारे खड़े हो करके पानी में पत्थर मारा तो ये भंवर बनते देखे आपने, है ना? ये भंवर बनते जाते हैं। अगर पानी ना होता तो क्या ये भंवर बनते? ना बनते। इसलिए वाटर के अंदर जो वेव बनती है, दिस इज कॉल्ड वाटर वेव। ये भी मैकेनिकल वेव है। समझ में आ गया? तो ये भी मैकेनिकल वेव है। हम लोग जो वेव बोल रहे हैं साउंड वेव, ये भी कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अगर इस कमरे की पूरी हवा निकाल दी जाए तो हम लोग बस मुंह चलाते रहेंगे। समझ गए ना? तो उसके बाद हमारा कोई साउंड आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा। अगर इसमें कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, हालांकि हम लोग वैक्यूम क्रिएट करने के लिए पहले हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर पहनने पड़ेंगे। समझ गए ना? नहीं तो हम ही निपट जाएंगे। ठीक है ना? तो साउंड वेव क्लियर हो गया? तो साउंड वेव होती है बेटा, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। तो ये हो गई मैकेनिकल वेव। अब बेटा कुछ वेव हैं जिनमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू कैन से नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड है। समझ में आया? जिसमें किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा ये सन है, और सन से बेटा बहुत दूर पर चांद है, ये मून है। अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है, राइट? ये क्या है बेटा? मून है। और यहां पर बेटा सोलर सिस्टम के अंदर ये बैठी हुई है, अर्थ बैठी हुई है, राइट? इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये अर्थ आप समझ लीजिए। अर्थ के ऑर्बिट में मून घूम रहा है। ये ऑर्बिट है किसका? अर्थ का। ये देखिए, राइट? अब बताइए, देखिए बेटा सोलर सिस्टम सन से लेकर के मून के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कुछ भी नहीं है। इवन मून में भी एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों। मून के अंदर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कोई भी किसी प्रकार की गैसेस वहां पे प्रेजेंट नहीं है मून के अंदर। मतलब टोटली बेटा वैक्यूम है यहां पर। बट बताओ, क्या सन की लाइट मून तक आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो जब वहां पर मीडियम नहीं है बेटा, तो वहां तक लाइट किस फॉर्म में पहुंचती है बेटा? रेडिएशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जब आप धूप सेकते हैं तो आप तक भी जो सन की लाइट पहुंचती है बेटा, वो रेडिएशन की फॉर्म में ही पहुंचती है। समझ में आ गया? तो ये जो रेडिएशन होता है बेटा, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है बेटा इसका? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव। अब आप कहोगे सर ये इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? क्योंकि ऐसी वेव बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। कौन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। सो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिल करके बनी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बस इतना जान लो बेटा कि इलेक्ट्रॉन से जो फील्ड क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेट से जो फील्ड क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ज्यादा जानकारी बेटा आपकी है नहीं उसके काम की,
इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो ये बेटा आपका कहला गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है, जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी वेव को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकती हैं। बेटा सन से निकलने वाले तीन रेडिएशन हैं। सन, हमारा सूर्य, सोलर सिस्टम का जो नेता है, वो तीन प्रकार की वेव्स दिया करता है बेटा। एक देता है इंफ्रारेड, क्या देता है बेटा, इंफ्रारेड वेव्स, ओके। आईआर वेव्स इसको बोलते हैं बेटा। ये भी हमारे पास रेडिएशन फॉर्म में आती है, ये भी हमारे पास रेडिएशन फॉर्म में आती है। और जो भी रेडिएशन होता है बेटा वो ईएम वेव होता है। आपको दुनिया में कोई भी रेडिएशन है वो ईएम वेव की फॉर्म में ही मिलेगा। सो इंफ्रारेड रेडिएशन। सेकेंड बेटा कौन सा रेडिएशन मिलता है आपको, विजिबल, विजिबल वेव। कौन सी वेव बेटा, विजिबल वेव, ओके। तो जो विजिबल वेव होती है उसकी वजह से आप सात रंग, सात कलर देख पाते हैं। ये बेटा विजिबल वेव भी रेडिएशन है। थर्ड रेडिएशन बेटा जो सन से मिलता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इनको आप यूवी वेव्स बोलते हैं, मगर प्यार से इनका नाम यूवी रेज पड़ गया है। क्या पड़ गया है बेटा, यूवी रेज, ठीक है ना। तो ये सन से तीन प्रकार की वेव्स चला करती हैं, और इन तीनों के अलग अलग काम हैं, इन तीनों के अलग अलग काम है बेटा। ये जो है ना, ये मोस्ट डेंजरस रे है। यूवी वेव्स जो होती हैं ये मोस्ट डेंजरस रे हैं, मगर बेटा इनका, ये हमारे जो है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है ना। और इनको ओजोन जो है आने अंदर नहीं देती, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर का बेटा एक पार्ट है ओजोन। बेटा ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर बेटा क्या होती है ना, अर्थ के ऊपर बेटा यहाँ पे एक ओजोन लेयर का पूरा एक ब्लैंकेट बन जाता है। और यहाँ पर बेटा जो यूवी रे होती है, ओजोन रे इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके, और अंदर नहीं आने देती है, ठीक है। चलिए, मतलब हार्मफुल ओजोन रेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हल्की फुल्की आती है ना, मगर हार्मफुल वाली जो होती है उसको क्या करते हैं, यूवी, जो यूवी वेव्स होती है, ओजोन रेज नहीं, यूवी रेज या यूवी वेव्स। तो यूवी वेव्स को ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर आने नहीं देती है। समझ गए ना, यस। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव, दो तरीके की वेव होती है, मैंने अभी अभी आपको बताई। दो तरीके की वेव है, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल वेव, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, सो रीड करते हैं मैकेनिकल वेव को। अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज एन ऑस्किलेशन ऑफ मैटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम। बेटा इतना आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, है ना, विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, या विच पास थ्रू द मीडियम, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ में लिख लें। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर, द वेव विच रिक्वायर मीडियम, मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ऐसी वेव बेटा जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, इसके प्रोपोगेट होने के लिए, फॉर इट्स प्रोपोगेशन। समझ गए, फॉर इट्स प्रोपोगेशन कॉल्ड मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम, विच मीडियम, मटेरियल मीडियम, इसका पूरा नाम है मटेरियल मीडियम। ऐसी वेव जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। बेटा ये किस फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, लिखिए, दे प्रोपोगेट, they propagate either longitudinally or transversely,
दे प्रोपोगेट आइदर लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली इन अ मीडियम, in a medium. They require longitudinally or transversely in a medium. अब आइए इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको बता रहा हूं प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने जा रहे हैं। अवर टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो बच्चों प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव दो तरीके का है। दो वर्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल करे हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल और एक है ट्रांसवर्स। दोनों वेज को अच्छे से समझिए। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बेटा अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग। और ट्रांसवर्स का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। अब आइए देखिए बेटा, आपके पास एक बड़ा सा लोहे का गिट्टा है, लोहे की पटरी, रेलवे की पटरी आपने यहाँ पे ले आई, थोड़ा सा हिस्सा इसका कटा हुआ, और यहाँ पर बेटा एक अपने दोस्त को लगा दिया और बोलना एक काम करना भाई, मेरे को जब साउंड आए ना तब बताना। तो यहाँ पे इसके कान को चिपका दिया कि सुन भैया और मेरे को बताना। ये इसके कान यहाँ लगे हुए हैं। अब आपने यहाँ पे एक हथौड़ा लिया, ठीक है ना, एक हथौड़ा आपने लिया और जोरदार इसमें वार किया आपने इस पे। यहां पे गया ये, ऐसे पीछे से लाया, मारा, ठन। समझ में आया? अब देखिए जरा सर यहाँ पार्टिकल की हरकत क्या होगी। अब ये बताइए, ये जो पार्टिकल है, ये आगे वाले पार्टिकल को इधर की ओर धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? इधर की ओर धक्का मारेगा, मतलब फॉरवर्ड धक्का मारेगा। बोलो यस कि नो? हाँ। तो इस तरीके से धक्का मारने से ये जो वाइब्रेशन है, रिजल्टिंग वाइब्रेशन इधर की ओर फाइनली ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल ट्रेवल करेगा। तो वेव कहां से कहां चली? लेफ्ट टू राइट। अब दो बातें मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। बेटा मुझे ये बताओ कि वेव की डायरेक्शन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन, वाइब्रेशन भी बेटा कैसे हो रहा है? आगे की तरफ, दिग 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 दिग, आगे की तरफ हो रहा है। समझ में आया? दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। समझ में आ गया ना? तो दोनों ही बेटा डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम है। तो ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं ऐसी वेव को? अब आइए देखते हैं ट्रांसवर्स वेव, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये ट्रांसवर्स वेव है। अब आपने कहा मार हथौड़ा भाई यहां से, और आपने जो हथौड़ा इस बार मारा है वो बेटा इस तरफ से मारा है, धम, ऊपर से। समझ में आ गया? आपने बड़ी जोर का हथौड़ा मारा है और बड़े ऊपर से हथौड़ा मारा है आप। पिछले बार आपने कोने पर मारा था और इस बार आपने हथौड़ा यहाँ पे मारा है। तो बताइए इधर वाले को कुछ सुनाई देगा साउंड की नहीं सुनाई देगा? देगा, बिल्कुल सुनाई देगा। मगर अब बताइए इस बार पार्टिकल का वाइब्रेशन आगे की तरफ होगा कि अप एंड डाउन होगा? अप एंड डाउन होगा पार्टिकल का वाइब्रेशन। समझ में आ गया? पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होगा? अप एंड डाउन होगा। पार्टिकल का वाइब्रेशन अप एंड डाउन होगा। बट वेव कैसी ट्रांसफर करेगी? इस तरीके से वेव ट्रांसफर करेगी आगे की ओर, राइट? तो ये है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, चलने की दिशा वेव के। और ये क्या है? क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है? देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। तो बताइए वाइब्रेशन जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो आपने क्या देखा? आपने दो सीन देखे। आपने एक सीन में देखा कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों क्या थे? सेम थे। तो कौन सी वेव थी?
लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। कौन सी वेव थी? लॉन्गिट्यूडनल। बट आपने एक में देखा कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अलग है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? उसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो ऐसी वेव को कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बोलते हैं बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी वेव को कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। चलिए, यहां पर एक सवाल पूछा एक बच्चे ने कि क्या सर मैकेनिकल वेव वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है? आंसर है नो। भैया मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जिसको चलने के लिए क्या होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट। और जो वेव मीडियम में चलेगी वो वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं चल पाएगी। वो वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं चल पाएगी, राइट। केवल वैक्यूम में चलने वाली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैक्यूम में चलने वाली वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो बेटा ये देखिए यहां पर दो तरीके की वेव्स आपने देख ली हैं। एक है कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक है ट्रांसवर्स वेव। बोलो आ गया समझ में? तो देखिए, तो मैकेनिकल वेव में बेटा दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूड वेव और एक होती है कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। देखिए लॉन्गिट्यूड वेव आपने देखा है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने देखा बेटा, यहां पर जब आपने हथौड़ा मारा था तो बेटा सबसे पहले बोलो क्या क्रिएट होगा? कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन। बोलो सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? अरे कंप्रेशन होगा भाई, जोरदार तुमने झटका मारा है। बोलो हाँ है ना। तो बेचारे पहले के सब पहले मॉलिक्यूल अपनी जिंदगी में बढ़िया मस्त घूम रहे थे, आराम आराम से दूर दूर बैठे हुए थे। बोलो हाँ या ना। जैसे ही तुमने जोरदार यहाँ हैमर जड़ा तो ये मॉलिक्यूल इनके सारे के सारे एटम क्या आ जाएंगे? पास में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पास में। और फिर ये पूरा का पूरा बेटा जो कंप्रेशन वाइब्रेशन जनरेट हुआ है ये आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगा, मतलब ये कंप्रेशन आगे आ जाएगा और ये फिर अपने मस्ती में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंप्रेशन। फिर बेटा ये कंप्रेशन आगे मूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? रेयर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? बेटा देखो, कंप्रेशन जब स्टार्ट होता है बेटा, तो कंप्रेशन जब स्टार्ट होता है तो बीच में सबसे ज्यादा होता है, एकदम बीचों बीच में। ये मान लो ये बन रहा है कंप्रेशनल जोन, यहां से लेके यहां तक। जैसे स्टार्ट में पड़ा था झटका, तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक कंप्रेशनल जोन है। तो बेटा बीच में कंप्रेशन सबसे ज्यादा हाई होगा। इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रस्ट। और अगले नंबर पे बेटा बीच में कंप्रेशन सबसे कम होगा और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रफ। आओ डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों, ये आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, लॉन्गिट्यूड वेव क्रिएट कर रहा है ट्यूनिंग फॉर्क। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क क्या क्रिएट करता है बेटा? साउंड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बेटा? साउंड क्रिएट करता है। अगर आपको पता करना हो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन तो बहुत इजी काम है बेटा। एक वॉलीबॉल कह गया बेटा, एक पिंग पोंग वाली या आप टेबल टेनिस वाली हल्की वाली बॉल ले आना बेटा, राइट। हल्की वाली क्या ले आना? बॉल ले आना। और बेटा मार्केट में ट्यूनिंग फॉर्क आता है। अच्छा ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बेटा? ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है अलग अलग वाइब्रेशन की प्रोड्यूस करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। समझ गए ना? अच्छा आपको इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आएगी इतना। जैसे कोई चीज अगर मैं, जैसे पंखा बहुत तेजी से चलता है तो आपको घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क इतनी जोर से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है कि आपको इसका साउंड किंग सुनाई देगा। मगर आप उसको जूम करके अगर देखोगे तो बेटा वो साउंड कई बार जीरो हो रहा होगा, कई बार बढ़ रहा होगा, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, जो आपकी ये इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी होती है ये बेटा 1 सेकंड में 100 बार चालू बंद हो रहे होते हैं। कितने बार? 100 बार। कितने बार बेटा? 100 बार। क्योंकि हमारे इंडिया में बेटा बिजली की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितने हर्ट्ज है बेटा? 50 हर्ट्ज। देखो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे इंडिया में आती है बेटा उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो देखो बेटा एक साइकिल में ये ऑन करा यहाँ से आपने, तो ऑन करा तो बेटा एक बार करंट यहाँ पे जीरो होगी, ये देखो जीरो करंट है। और एक बार करंट यहाँ पे जीरो होगी। बेटा मालूम ये एक साइकिल है। कितने साइकिल है बेटा? ये एक साइकिल है। और एक साइकिल की फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं बेटा 1 हर्ट्ज। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, ये एक वाइब्रेशन है बेटा। ऐसे हमारी बिजली के बेटा 50 हर्ट्ज मतलब 50 वाइब्रेशन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब 1 सेकंड में, जब 1 हर्ट्ज में 2 बार ऑफ हो रहा है तो 50 हर्ट्ज में कितने बार बेटा? 100 बार। मल्टीप्लाई बाई 2
मतलब अपना जो बेटा बल्ब, ट्यूबलाइट या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हो बेटा, ये 100 बार ऑफ होता है, बट क्या आपको ये बल्ब बंद होता दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि आपकी आंख इतना परसीव नहीं कर सकती है। आपकी आंख इतनी कम फ्रीक्वेंसी को परसीव नहीं कर सकती है। बट आपने अपने कभी मोबाइल के कैमरे को देखा होगा। मोबाइल का कैमरा अगर लाइट की तरफ दिखाओ तो लुप 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 करता है। करता है कि नहीं करता है? मोबाइल का कैमरा आप अगर आप लाइट की तरफ दिखाएंगे तो वो आपको कॉन्स्टेंटली ग्लो करते हुए नहीं दिखाएगा। फिर वो लप 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 उसमें लाइंस आने लगती हैं कई बार। क्यों? क्योंकि मोबाइल जो होता है ना, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है, मगर हमारी आंख उस हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ नहीं पाती। समझ में आ गया? हमारी आंख इतनी पावरफुल नहीं है कि उस हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ पाए। तो बेटा इसको पकड़ने के लिए आप ट्यूनिंग फॉर्क लेके आओ, एक साउंडिंग डिवाइस ट्यूनिंग फॉर्क लेके आओ, और बेटा यहां पर इस बॉल के पास में ले जा करके बेटा इसको रख दो। ठीक है ना? इस बॉल के पास में इसको ले जा करके रख दो। आपको लगेगा, हल्का सा ट्यूनिंग फॉर्क को आप टैप कर दो, ठिंग, आपने जमीन में हल्का सा इसको टैप कर दिया, आपको लगेगा कि ये रुक गया है। बट जैसे ही आपकी टेबल टेनिस की बॉल इसमें से टकराएगी बेटा, ये बहुत दूर जाएगी। इसका मतलब जो आपको लग रहा है कि ये रुका हुआ है, एक्चुअली ये रुका हुआ नहीं है। समझ गए ना? ये मूव कर रहा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा आप ट्यूनिंग फॉर्क से क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, ये थोड़े थोड़े से वाइब्रेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं बेटा मटेरियल मीडियम के। अब ये मटेरियल मीडियम का व्यवहार देखो, आप व्यवहार देखो। सबसे पहला जोन दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशनल जोन। बेटा ये है कंप्रेशनल जोन, यहां से लेकर के यहां तक। बेटा कंप्रेशनल जोन का जो मिड पॉइंट होगा बेटा, उसे बोलते हैं क्या? क्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। और बेटा ये रेयर फ्रैक्शन जोन है। अगला वाला जो जोन बन रहा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, बेटा ये रेयर फ्रैक्शन जोन है। कौन सा जोन है? रेयर फ्रैक्शन जोन। बेटा इसका जो मिड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो क्रस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, और ये वेव्स इस तरीके से आगे चलती रहती है। बेटा ये देखो, ये भी क्रस्ट है। अब एक क्रस्ट से लेकर के, बेटा क्रस्ट का नाम यहाँ पे एक्स दे दिया गया है और ट्रफ का नाम यहाँ पे वाई दे दिया गया बेटा। तो दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी, यहां से लेकर के ये दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बेटा वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ के कंसेप्ट आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी छोटी सी बात है बेटा, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग चलती है, और एंड दिस वेव इज रनिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। नाउ मूविंग टू द टाइप ट्रांसवर्स वेव। बेटा ये देखो, दिस ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये है। एंड बेटा ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, देखो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना? तो ये देखिए, ये जो वेव होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। छत में जो कपड़े वाली डोरी होती है उसमें जो वेव बनती है वो कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स है। क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे होता है, बट वेव फाइनली कहाँ जाती है? आगे जाती है, राइट? सो एंगल कितने डिग्री होता है दोनों के बीच का? 90 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। हाँ बेटा, ट्रांसवर्स वेव में जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। मतलब वेव जो नीचे सबसे ज्यादा जाती है उसे ट्रफ बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अगला क्रस्ट। बेटा दो क्रस्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं वन वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वन वेवलेंथ। तो बेटा ये देखो, ये एक कहलाएगी वन वेवलेंथ, और एक वेव की लंबाई यही कहलाती वन वेव। तो बेटा इसकी वन वेव कहां से कहां होगी? देखो बेटा, ये देखो, इसको एक वेव कह सकते हो, बिकॉज यहां से शुरू और फिर यहाँ पे खत्म मान लो। फिर अगली वेव देखो बेटा, अगले कलर से दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर ये नेक्स्ट वेव है, यहां से चल के यहाँ पे आ गई। बोलो बेटा, लेंथ में दोनों सेम है कि नहीं है? तो ये अगर ये वेव का पहला बंडल है, तो ये वेव का कौन सा बंडल है? दूसरा बंडल है। दैट्स वाई बेटा इसको बोलते हैं अपन वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी या ट्रफ से ट्रफ तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन बेटा? वेवलेंथ। एंड इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। बेटा वेवलेंथ को हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। किस में नापोगे? एंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटी दूरी होती है बेटा, इसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। यस। सो मूविंग टू द पॉइंट्स, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट longitudinal wave. As we have seen, particle vibrate in a direction parallel to the direction of motion, or you can say in longitudinal wave the direction of motion or direction of propagation is parallel
इज सेम विद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के वाइब्रेशन की और वेव के मोशन की डायरेक्शन दोनों एक ही है। हाँ बेटा, ये क्या कंप्रेशन कंटेन करती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। यहां पर देखेंगे बेटा, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। इसमें जो पार्टिकल की वाइब्रेशन की दिशा होती है वो मोशन की क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसमें क्या होता है? क्रस्ट एंड ट्रफ। ये जो वेव होती है किस फॉर्म में चलती है? क्रस्ट एंड ट्रफ। और ये किसकी फॉर्म में चलती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। चलिए अब बात करते हैं साउंड एज अ वेव। बेटा जो साउंड है वो एक प्रकार की वेव है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि साउंड इज अ वेव बिकॉज साउंड इज अ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेव। या सो साउंड एज अ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की बात करते हैं। साउंड इज अ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है बेटा? साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जो लोग गिटार बजाते हैं आपने देखा होगा, ये गिटार में बेटा बड़ी स्ट्रिंग्स होती हैं और जब इनको खींच के छोड़ा जाता है तो ये वाइब्रेट करती हैं और अलग अलग गिटार की डोरियां जो होती हैं अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बच्चों पता है आपको अलग अलग साउंड क्यों सुनाई देते हैं? हर बच्चे की, हर जुबान की एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी वजह से आपको सबका साउंड क्या सुनाई देता है? अलग अलग। जैसे इस क्लास में किसी बच्चे का नाम मैंने पुकारा कमल, अगर ये कमल बोलेगा या कोई भी ये भी कमल बोलेगा तो सबका कमल अलग अलग तरीके से सुनाई देगा। और अगर आप अपने दोस्तों को जानते हो तो आंख में पट्टी बांध के या केवल कानों से सुन करके भी आप पहचान जाओगे कि किसने बुलाया है। जैसे मैं आवाज पहचान जाता हूँ बहुत दूर से, ऐसे सब लोग पहचान लेते हो। बेटा क्यों पहचान लेते हो? क्योंकि हर बंदे की, हर एक वॉइस की अलग फ्रिक्वेंसी है। समझ गए? सबकी फ्रिक्वेंसी क्या है? अलग अलग। और फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं अपन लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। तो सब लोग अलग अलग पिच पे बात करते हो, ठीक है ना? सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। चलिए, साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, एग्जैक्टली दैट्स व्हाई साउंड इज अ what wave? Mechanical wave, because it requires medium. Sound travel longitudinally, as I said कि sound जो होता है compression and rarefaction की फॉर्म में आगे बढ़ता है। Sound travel longitudinally in liquid and gases। सर जी सॉलिड का क्या हुआ? बेटा सॉलिड में दोनों तरीके से साउंड चल सकता है। आपने अभी पटरी में लोहे की पटरी में हथौड़ा मारा था, जब आपने हथौड़ा इधर से मारा था तो साउंड कैसे चला था? लॉन्गिट्यूडनली। कैसे चला था? और जब आपने हथौड़ा ऊपर से मारा, ये देखिए, तो साउंड किस फॉर्म में चला था? ट्रांसवर्सली। कैसा चला था? ट्रांसवर्सली। तो एक बात याद रखिएगा कि सॉलिड में साउंड जो होता है दोनों तरीके से चल सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। समझ में आ गया? इन एयर साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। हम लोग अपने बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो बोल रहे हैं, वी आर प्रोपोगेटिंग अवर साउंड इन एयर, सो दैट्स व्हाई इन एयर द साउंड इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन इज द जोन वेयर इज द फ्रीक्वेंसी इज हाई and rare fraction is the zone where frequency is, sorry, where pressure is low. So what is compression? Region of high pressure, underline high pressure and high density, भीड़ भाड़ वाली जहां पे बात होती है, that is region of compression. And what is rare fraction? Region of low pressure and low density. Obviously pressure कम होगा तो density कम होगी। Okay, yes, this is देखिए बेटा साउंड ऑफ, ये है सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड। अब डेंसिटी वेरिएशन देखिए आप, डेंसिटी वेरिएशन देखिए एंड प्रेशर वेरिएशन। बेटा डेंसिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? बेटा ये एयर पार्टिकल हैं। कौन से पार्टिकल हैं? एयर पार्टिकल। मजे से देखना बेटा, पहले इनको देख लो एयर पार्टिकल का क्या हाल होता है। बेटा जैसे ही आप यहाँ पे साउंड पॉ पॉ क्रिएट किया, आपने यहाँ पे एक साउंड क्रिएट किया, यहाँ पे ये स्पीकर है, ये क्या है बेटा? ये स्पीकर है और स्पीकर के अंदर गाना चल रहा है, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, ठीक है ना? तो देखिए बेटा ये गाना चल रहा है। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, ये यहां से जस्ट साउंड निकला है, तो ये देखिए बेटा यहाँ पे आपको ये ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। बताइए ये ज्यादा ज्यादा है पास पास में कि कम कम है? ज्यादा ज्यादा है, दिख रहे हैं? बहुत हाई डेंसिटी इनकी। सो यहाँ पर बहुत डेंसिटी हाई है, तो ये रीजन जो है बेटा ये कंप्रेशन का है। किसका रीजन है बेटा? कंप्रेशन का। अब फिर इसके बाद देखिए रेयर हो चुके हैं यहाँ पे, सो ये वाला डॉट रेयर फ्रैक्शन है। फिर ये कौन सा आ गया बेटा? कंप्रेशन है। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, हमने कंप्रेशन का बिल्कुल, है ना, सेंटर पॉइंट ले लिया है। तो जो बेटा वेव की लेंथ कैलकुलेट होगी वो सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट होगी। ये देखिए कंप्रेशन टू कंप्रेशन, व्हाट इज दिस? लैम्डा। एंड लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों?
वेवलेंथ बोलते हैं। चलो अब आ जाओ प्रेशर वेरिएशन पे। अब इसी ग्राफ को प्रेशर में देख लो। देखो बेटा यहाँ पे बोलो हाई प्रेशर या लो प्रेशर। अरे पहले में हाई प्रेशर ही होगा बेटा, साउंड क्रिएट करोगे तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर के बाद लो प्रेशर, तो ये देखिए कंप्रेशन, इसके बाद क्या हो गया रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर क्या रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर क्या रेयर फ्रैक्शन। राइट, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो बेटा, तो ये अब इसके बाद है वेरिएशन। यस, सो अब देखिए इसके बाद में हम देखते हैं डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन। अब आप ये किस में देख रहे हैं बेटा, ये आप देखने वाले हैं कौन सी वेव बताओ, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव बेटा, ट्रांसवर्स वेव। देखिए आप, या आप ये कह लीजिए इसी वेव का आप ग्राफ बना लें। अगर अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही ग्राफ बना लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी ग्राफ को आप इसमें देखें, अच्छे से समझिएगा इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर हाई था, तो यहाँ पे हमने प्रेशर हाई ले लिया। सबसे टॉप पॉइंट पे प्रेशर क्या ले लिया, हाई। अब आगे की ओर बढ़ रहे हो, बोलो प्रेशर बढ़ने जा रहा कि घटने जा रहा, घटने जा रहा। तो ये देखिए प्रेशर घटने जा रहा है। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर बिल्कुल इसके सेंटर पर बेटा प्रेशर सबसे कम होगा। ये देखिए सबसे कम हो गया। दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। एंड वेव की फॉर्म में इसको ट्रफ बोलते हैं, इसको ये ट्रफ पॉइंट कहलाता है। फिर इसके बाद जाइए बेटा, और ये देखिए प्रेशर इस पॉइंट पर मैक्सिमम आ चुका है। सो ये प्रेशर इस पॉइंट पर क्या आ चुका है, मैक्सिमम आ चुका है। राइट, क्लियर है, प्रेशर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो ये कौन सा जोन है बेटा, कंप्रेशनल जोन है। और ये वाला जोन कौन सा पॉइंट है, दिस इज रेयर फ्रैक्शन वाला जोन। तो ये बस एक बात बता दिया बेटा इसको आपको, यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों को रिलेट कर दिया है। ये ऊपर के दो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रेशर का और सॉरी एक डेंसिटी का और एक प्रेशर का। ये वाला ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्पेशल नोट, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड्स, ये हर कोई जानता है कि एयर में और लिक्विड में साउंड वेव होती है। कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। थ्रू सॉलिड साउंड वेव कैन ट्रेवल बोथ एज लॉन्गिट्यूडनल एंड एज वेल एज ट्रांसवर्स। मैंने आपको बता दिया है, देखिए साउंड वेव दोनों तरीके से डिपेंड करता है कि आप हथौड़े की चोट कैसे करते हो। दिस इज कॉल्ड आइदर दे में बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। बच्चों अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। वेट बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में बेटा पहली चीज है टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। देखिए बेटा मैं एक वेव की बात कर रहा हूँ, साउंड की बात बाद में करूंगा। मैं आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मान लीजिए बेटा ये सिंपल डोरी थी, आपने इसको यहाँ पे जर्क दिया। अब ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पहुंची है। अभी यहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुंची है, यहाँ तक। तो बताइए ये वेव का एक जीवन काल, एक जन्म है कि नहीं है। यस, सिंपली इट इज कॉल्ड वन वेव, दिस इज कॉल्ड वन वेव। द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक कि बेटा जो वेव की लेंथ है, इस वेव की लेंथ को बोलते हैं बेटा वन वेवलेंथ, वन वेव लेंथ। ओके, दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। और बेटा यहां से इस वेव को अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगा है, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल या इट्स कंप्लीट इज वन, है ना, वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वन वेव। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बेटा एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, सिंपल वर्ड आप यूज करिए वाइब्रेशन यहाँ पे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। पता है बच्चों, आप जब मच्छर की आवाज सुनते हो ना, भुनभुनाने की, मच्छर की आवाज, देखिए क्या होता है मच्छर की आवाज। मच्छर जो होता है एक सेकंड में ना बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। अभी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। तो मच्छर की आवाज आपके कानों में पी की इस तरीके से आई करती है, कांस्टेंट साउंड आता है ना। तो जो भी है आपने सुना तो सबने होगा। तो देखिए ये मच्छर बैठा हुआ है, ठीक ना, और मैं आपको इसका वन वाइब्रेशन समझाने की कोशिश करता हूं कि वन वाइब्रेशन मच्छर ने कैसे किया होगा। बेटा सबसे पहले ये जो पंख है इसके, इस पोजीशन से ये पंख जो है बेटा नीचे की तरफ गए होंगे। आप अपने हाथों को लेके नीचे की तरफ ले जाएं और फिर ऊपर की तरफ ले आएं और फिर थोड़ा और ऊपर ले जाएं
और यहां बराबरी में ले आए। मतलब आपने हाथों को क्या किया, देखिए ये लेवल है, तो आपने पहले अपने हाथों को नीचे ले गए, फिर इसके बाद हाथों को फिर ऊपर लेकर के आए, फिर और ऊपर लेकर के आए, और फिर और नीचे लेकर के आए, और फिर वापस उसी लेवल पे आ गए हैं। मतलब जैसे आप पीटी करते हैं तो एक बार नीचे ले जाएंगे, फिर मीडियम पोजीशन तक, फिर और ऊपर तक, फिर और ऐसे। तो बेटा दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अब हम चेक करते हैं कि मच्छर जो है 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर। तो बच्चों ये देखिए हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। अ मॉस्किटो विंग्स वाइब्रेट एंड एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 टाइम पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ साउंड। यस बेटा, ये मतलब आपका जो मॉस्किटो है ना, 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन, समझ रहे हैं? आप अपनी उंगलियों को 1 सेकंड में वाइब्रेट करने की कोशिश करिए। 2 या 3 वाइब्रेशन, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो आप तो कर लोगे 1 सेकंड में 2 या 3। उससे ज्यादा वाइब्रेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे। मगर मॉस्किटो 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन क्रिएट करता है। दैट्स वाई पार्टिकल को इतना ज्यादा ये झकझोर देता है कि साउंड वेव क्रिएट हो जाती है। वो साउंड कहीं मॉस्किटो मुंह से नहीं निकालता है कि मुंह से आवाज आ रही हो, वो पार्टिकल के मूव करने की आवाज होती है 500 टाइम्स जब उसका पंख मूव होता है। सो दैट्स वाई इतना साउंड प्रोड्यूस हुआ करता है। तो बेटा मॉस्किटो जो है 1 मिनट में, 1 सेकंड में 500 बार, 1 सेकंड में कितना, 500 बार। तो चलिए मॉस्किटो की फ्रिक्वेंसी भी निकाल देता हूं मैं। मतलब 500 वाइब्रेशंस, 500 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो बेटा 1 वाइब्रेशन इन हाउ मेनी सेकेंड, 1/500 सेकेंड। ओहो हो, कहां ढूंढोगे इतने कम सेकेंड को? 1 सेकेंड का 500वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 500वां हिस्सा। आप अपनी पलक भी झपकते हो ना, तो 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा यूज कर लेते हो पलक झपकने में, और ये 1 सेकेंड के 500वें हिस्से में अपना एक बार पंख लपलपा देता है। तो समझ रहे हो कितनी तेज इसकी फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बेटा टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। ये देखिए बेटा, ये आपके पास वेव चल रही है, फिलहाल यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव दी जा रही है। सो ट्रांसवर्स वेव का एक टाइम पीरियड बेटा ये कहलाएगा, दिस इज टाइम, दिस इज वन टाइम पीरियड। ओके बेटा, जब भी आप वेव को बनाते हो तो एक एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया करो और एक एक्सिस में टाइम लिया करो, और दिस कंप्लीट टाइम एक टाइम पीरियड कहलाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का समय। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? जो अभी मैंने मॉस्किटो के बारे में आपको बताया, 1 सेकंड में परफॉर्म किए गए वाइब्रेशन, तो मॉस्किटो 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, इसी को इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बट इसको लिखा जाता है 500 हर्ट्ज। So what is frequency? Number of vibration perform in 1 second. Number of vibration perform in, या number of oscillation perform in 1 second. सिंपल बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड एक ही चीज है। और बेटा निकालने का तरीका इसको कैसे निकालते हैं? मान लो बेटा अगर कोई टी सेकेंड में, अगर कोई पार्टिकल टी सेकेंड में एन ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है या एफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन मींस वाइब्रेशन, तो आप क्या लिख सकते हैं? एफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है कितने सेकंड में? टी सेकंड में। सो 1 सेकंड में, 1 मिनट, ये गलत कर दिया मैंने, इस ग्राफ से देखिए आप, ये ग्राफ है, दिस इज बेटा वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड है। और आपको पता है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितने वाइब्रेशन परफॉर्म होते हैं? 1 वाइब्रेशन। सो यू कैन से टी सेकंड में हाउ मेनी वाइब्रेशन? 1 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन? 1/T, 1/T वाइब्रेशन। और 1 सेकंड के नंबर ऑफ वाइब्रेशन को ही बेटा हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T। तो 1/टाइम पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो बच्चों नोट कर लो, फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, और एक नया सिंबल है बेटा, इसका नाम है न्यू। क्या नाम है? न्यू। एंड दिस इज इक्वल टू 1/T। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। दिस ऑल आर रिप्रेजेंटेड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। और याद रखना टाइम पीरियड आपको सेकेंड में लेना है। तो 1/1 में आप टाइम पीरियड का डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टाइम पीरियड सेकेंड में रहेगा, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ये देखिए बेटा, मैं आपको दो ग्राफ दिखा रहा हूं,
और दो ग्राफ में आप देखिए, दो अलग अलग ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू वाला ग्राफ है और एक रेड वाला ग्राफ है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग दिख रही है। मुझे बताना है आपको कि बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी तेज है, ब्लू वाले की कि रेड वाले की। चलिए देखते, कुछ लोगों ने बोला ब्लू वाला, कुछ लोगों ने बोला रेड वाला। मैं देखता हूं ज्यादा तेज वाइब्रेशन कौन कर रहा है ना, ज्यादा तेज वाइब्रेशन कौन कर रहा है हम देखते हैं। तो यहां मैं सबसे पहले ब्लू वाले को मार्क करता हूं और देखता हूं ब्लू वाला एक वाइब्रेशन कितनी देर में कर रहा है। ये भाई यहां से चला, ये इधर गया, ये इसका एक वाइब्रेशन हो गया, मतलब ये इसकी जिंदगी की एक कहानी हो गई, ये इसका एक वाइब्रेशन, ठीक है ना। अब दूसरा वाला मैं देखता हूँ, रेड वाले को देखता हूँ। रेड वाला देखिए ये उठ गया, और जब तक भाई साहब ये लगभग आधा ही खत्म ही हुआ था, आधा, और इसने दो का एक वाइब्रेशन पूरा, और ये एक से थोड़ा ज्यादा कर चुका है, मतलब लगभग 1.5 वाइब्रेशन कर चुका है, राइट। यहां तक आने में समझ रहे हैं, मतलब जब तक ब्लू वाले ने, समझना, देखना, टाइम को देखना, ये ब्लू वाले ने जब तक अपनी जिंदगी का एक चक्कर परफॉर्म किया है, यहां तक इसका एक चक्कर हो गया, देख लो, उतने में ही इस रेड वाले ने अपनी जिंदगी के लगभग 1.5 चक्कर परफॉर्म कर दिए, ये एक चक्कर पूरा और ये थोड़ा सा आधा चक्कर, राइट। मतलब रेड वाला क्या कर रहा है, तेजी से वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहां पर बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेड, मतलब रेड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। तो पता है बच्चों आपको, ज्यादा तीखी आवाज किसकी होगी, रेड वाले की। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती ना, वो रेड वाले की, उसकी आवाज तीखी होगी, है ना। कंपेरेटिवली बच्चों बॉयज में और गर्ल्स में, गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी तेज हुआ करती है, इसलिए गर्ल्स की आवाज जो होती है ज्यादा सुरीली होती है और ज्यादा तीखी भी होती है। बट वो जरूरत से ज्यादा तीखी हो जाए तो कान को फिर परेशान भी करती है। और आपने देखा होगा ओपेरा साउंड में गिलास फोड़ते हुए लड़कियों को गाना गाते हुए, देखा है कभी टीवी में, ऊ करके ऐसा गाना। हाँ बेटा, तो उससे साउंड मैं आपको दिखा दूंगा यदि नहीं दिखाए तो बेटा ओपेरा सिंगिंग से गिलास फोड़ा जा सकता है। क्यों फोड़ा जा सकता है बेटा, गिलास के पार्टिकल जो होते हैं बेटा, रिजिड पार्टिकल होते हैं ग्लास के, है ना। जैसे जो कांच का गिलास होता है ना बेटा, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अब उनका नेचर है कि अगर वो यहां से टस से मस हिले तो टूट जाएगा गिलास। तो क्या होता है बेटा, जो ओपेरा गर्ल्स होती हैं, कलाकार होती हैं, वो अपने यहाँ गले से बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड क्रिएट करती हैं। और ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बेटा जब ये जाता है वाइब्रेशन लेकर के, तो बेटा, है ना, ये इसके अंदर का जो रिजिड पार्टिकल था बेटा, उस अपनी एनर्जी से इस पार्टिकल को भी हिला देता है। और जो वो पार्टिकल अपनी जगह से हिल जाता है तो गिलास क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो है ना, आज तक आपने किसी भी मेल ओपेरा सिंगर को नहीं देखा होगा या सुना भी नहीं होगा कि कोई मेल जो है ओपेरा सिंगिंग करके ग्लास तोड़ सके, क्योंकि मेल की जो साउंड होती है ऑलरेडी उसकी फ्रीक्वेंसी तेज होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पिच। सो दिस इज कॉल्ड पिच, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज पिच, पिच इज द श्रिलनेस और एक्यूटनेस ऑफ द साउंड, है ना। बेटा आप देखें, अगर रेडियो अनाउंसमेंट हो और आप ट्रेन में जाएं और अगर कोई आदमी बोले, अगर कोई आदमी रेडियो अनाउंसमेंट करे तो कैसे अनाउंसमेंट करेगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस तरीके से, और आपको बहुत गंदा लगेगा। मगर यही जो उसमें रेडियो अनाउंसर बनती हैं बहुत अच्छी बोलती हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, और बहुत आराम से आपको सुनाई देता है बिल्कुल क्लियरली, है ना। तो ऐसा क्यों करा गया बेटा, क्योंकि नेचुरली जो बेटा पिच होती है बहुत हाई होती है। सो पिच इज द शिलनेस और एक्यूटनेस ऑफ द साउंड। पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। उठाओ, तो देखिए यहाँ पे बेटा पिच पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अब आपके सामने दो डायग्राम दिए गए हैं, आपने चिड़िया की भी आवाज सुनी होगी और आपने शेर की आवाज तो टीवी में सुनी होगी, लाइव सुनी कि नहीं सुनी। देखिए यहाँ पे चिड़िया की आवाज की फ्रीक्वेंसी देखिए, बोली हाई है कि नहीं है, जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस और नो। और ये देखिए शेर की आवाज, शेर का जो दहाड़ होता है बेटा, ये बहुत भारी होता है साउंड, समझ गए, क्योंकि शेर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो शेर का पिच क्या होगा, कम होगा। तो जब भी आपके कान में बहुत तीखी आवाज लगे, समझ जाओ उसकी पिच बहुत हाई है, समझ गए। और जब बहुत आवाज हैवी होती है तो उसकी पिच क्या है, मतलब लो है, उसका पिच क्या है, कम है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी। बेटा जो लो फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं ना, वो आपको सुनने में मजेदार नहीं होते हैं, और मगर जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं ना, वो सुनने में बहुत क्लियर सुनाई देते हैं। कैसे सुनाई देते हैं,
क्लियर सुनाई देते हैं, एकदम मजे से सुनाई देते हैं आपको, ठीक है ना। यस, इसलिए अनाउंसिंग के लिए ज्यादातर जो होता है गर्ल्स की वॉइस को यूज किया जाता है, जिससे वो क्लियर सुनाई दे। इंस्ट्रक्शन कहीं भी होते हैं, पुलिस वालों के इंस्ट्रक्शन के लिए भी आजकल गर्ल्स की वॉइस या लेडीज वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नेचुरली उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है ना। और जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है वो बहुत ही कम अनाउंसिंग के काम में आते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल लोग भी हैं। अमिताभ बच्चन, जिनकी गले की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा, मगर उनका वो यूनिक साउंड है। कैसा साउंड है? यूनिक साउंड। किसी का फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बहुत यूनिक साउंड भी बन जाता है कई बार, तो उसको एज एन एक्सेप्शनल लोग बहुत पसंद करते हैं। समझ में आ गया?